नमस्कार विद्यार्थियों, आज पुनः आप सबका स्वागत है कनावर करियर इंस्टीट्यूट में। माई सेल्फ सोनू बघेल। आज पुनः हम एक बार साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला जो चैप्टर है उसे हम और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। हमने जो पहला वाला पार्ट आप सबके बीच में भेजा है, आप सबने उसे बहुत तहजीब के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको देखा। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आने वाली जो वीडियो है वो भी आप सब बहुत अच्छे से देखेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको आने वाली परीक्षा के लिए तैयार करेगी। देखो बेटा, जितने भी नोट्स हैं, पेपर्स हैं, पूंजी हैं, गाइड हैं, ये सब जो भी बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझें। कहते हैं कि अगर हमारे लक्ष्य के प्रति हमें लगन नहीं है तो हमें किताब भी समझ में नहीं आएगी, विषय भी समझ में नहीं आएगा। उस किताब को और विषय को समझने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति लगन होनी चाहिए। कहते हैं पथ से भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, आंखों को बहलाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुमको सीधे रास्ते जाना होगा। बर्बाद हो रहा है समय, उसे बचाना होगा। यदि तुम खाना चाहते हो मधुर भोग तो कड़वाहट को चखना होगा। यदि तुम पाना चाहते हो मंजिल को तो लक्ष्य को याद रखना होगा। इस भाव के साथ आप अपनी तैयारी शुरू करिए और ये मत सोचिए कि हम किस कस्बे और किस गांव में रह रहे हैं। आप वहां पर रहकर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, परंतु अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है तो। आइए पुनः हम आज आप सबके बीच में पहला चैप्टर जो विज्ञान का कक्षा 10वीं का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे अंग्रेजी हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस कहेंगे, उसका ये सेकेंड पार्ट है जो हम देखेंगे, जिसमें आप सबको बेसिक फंडामेंटल जो भी था वो मैं आप सबको समझा चुका था कि आखिर एटम्स क्या होता है और एटम्स के पार्ट क्या क्या होते हैं। उन सारी चीजों को बेहतर ढंग से आप सब समझ पाए होंगे, उम्मीद है। आज हम समझेंगे कि ये परमाणु क्या होता है। बेसिक पॉइंट जो भी है उनको हम 2-4 मिनट में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद चैप्टर का जो भी मेन पार्ट है हम उस पे आएंगे। सबसे पहला पार्ट ये है बेटा कि ये परमाणु क्या है, एटम क्या है। तो उस दिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि केमिस्ट्री एक्चुअल है क्या। केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ मैटर, और उस मैटर की सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई। उस मैटर की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, कहें तो परमाणु कहते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे सामने कोई मैटर है, सपोज हम उस मैटर को ब्रेक करना शुरू करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, और जब तक तोड़ते जाते हैं जब तक कि हमें उसका सबसे स्मॉल पार्टिकल्स नहीं मिल जाता। और बेटा इस मैटर के सबसे छोटे वाले भाग को ये हमने एटम कहा, परमाणु कहा। और ये एटम प्लस एटम, ये दोनों जुड़ के जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जब परमाणु प्लस परमाणु दोनों जुड़ जाएं, जब परमाणु जुड़ जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं अणु। तो परमाणु क्या होता है, तत्व का वह सबसे सूक्ष्म कण। हमने कहा इसी को हम एलिमेंट कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। तत्व का वह सबसे सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में अस्थाई होता है, स्थायी नहीं, अस्थाई, टेम्परेरी, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में सबसे पहले भाग लेता है। और ऐसे समझो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनमें एटम्स इंपोर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया में अगर परमाणु नहीं है तो शायद अभिक्रिया नहीं है, परमाणु कहलाता है। परमाणु मुख्य रूप से 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो हमने मैटर को, जैसे हमने कहा कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी बेटा, एटम थी। अब इस एटम को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटम, जिसमें सबसे पहले वाले भाग को हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव को इंडिकेट करता है,
प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन मतलब ई, जिसकी खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन मतलब पी प्लस, और कहें तो ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, और हिंदी में कहें तो ये धनायन और ऋणायन को इंडिकेट करता है, संकेत करता है। प्रोटॉन मतलब गोल्डस्टीन ने इसकी स्थापना की, खोज की, और न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। आज परमाणु की संरचना का अध्ययन मुख्य रूप से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के द्वारा किया जाता है। तो रदरफोर्ड के द्वारा जो परमाणु मॉडल हम सबको दिया गया, उसी मॉडल के अनुसार आज हम परमाणु की व्याख्या पढ़ते हैं और उन्हीं के अनुसार केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस करते हैं। आपको इन परमाणु के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्या कहें तो इस प्रकार हमने समझा कि परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है, और एटम के भी तीन भाग होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बेटा कहेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज अनस्टेबल इन फ्री स्टेट बट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शंस। ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, परंतु ये पार्टिसिपेट किसमें करते हैं? केमिकल रिएक्शंस में, और बिना एटम्स के कोई भी केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एन एटम। एटम वो है जो अनस्टेबल है, अस्थाई है, और जो परमाणु की या कहें तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। आगे कहें तो एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमने कहा एटम के भी सब एटॉमिक पार्ट होते हैं जो 3 होते हैं। हमने एक को कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस का इंडिकेट करता है, और जो प्रोटॉन होता है वो बेटा आपके पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। आगे कहेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर। हर एक सब्सटेंस का आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा कि कौन से एटम का कौन सा एटॉमिक नंबर है। जो पीछे आप एक टेबल देखेंगे ये वाली, जिसमें आपको देखो एटॉमिक नंबर दिख रहा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। आपको ये शुरू के कम से कम 30 तत्व याद करने पड़ेंगे, जाकि आपके फर्स्ट चैप्टर में या केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस में यूज होंगे, जिनमें हाइड्रोजन है। इनके संकेत सिंबल याद करें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का संकेतिक चिन्ह H हो गया, परमाणु क्रमांक 1 हो गया। हीलियम, हीलियम का संकेतिक रूप H ही हो गया, परमाणु क्रमांक 2 हो गया। इस प्रकार हमें इन जो क्रम में दिया है, आप सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और हो सकता है तो आप यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट, अगर टेलीग्राम से आप सब जुड़े होंगे तो PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो से, या फिर आप सब जब पढ़ने बैठे तो इसे आप लिख सकते हैं। यहाँ से मैं शुरू से एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये तत्वों के नाम हैं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, कॉपर या जैसे तावा भी कहते हैं, सिल्वर, चांदी, सोना, पारा और मरकरी। इस प्रकार अंग्रेजी और हिंदी दोनों भी दिए हैं। आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी वाला नोट कर लेंगे, और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी वाला आप नोट कर लेंगे। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो आपको भी दिखा है, किसी परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में, आपका जो परमाणु होता है ना बेटा, वो कुछ ऐसा होता है कि हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है बेटा, और यही होता है आपका, इसको जरा हम और अच्छे से समझेंगे, यही होता है न्यूक्लियस में इसका भाग होता है। यहाँ होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो आपके चारों तरफ राउंड करता है, चारों तरफ राउंड करता है, ध्यान रखें। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में मींस न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो मैंने बताया ना, परमाणु के 3 भाग होते हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो बीच में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना,
वही प्रोटॉनों की संख्या जो न्यूक्लियस में दिया है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, और जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखें, जो एटॉमिक नंबर होता है इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से, और इसे तत्व के संकेत के नीचे बाईं ओर लिखते हैं। ये देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब तत्व के बाईं ओर दिखाया जाता है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम्स के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं ना बेटा, यही प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z and written at the bottom left of the element symbol. Example for example जैसे 11, और ये देखो सोडियम के बिल्कुल बाईं तरफ लिखा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे ये एटॉमिक नंबर है। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स नंबर होते हैं उन प्रोटॉन्स नंबर को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे दिया है परमाणु द्रव्यमान या भार क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान या भार क्या होता है, एटॉमिक मास या वेट कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेटा मास क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है, जिस किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है और वह जगह घेरती है, आयतन होता है, वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। इसीलिए कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वही न्यूक्लियस में अभी बता के आए हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसी को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, परमाणु द्रव्यमान कह देते हैं, परमाणु द्रव्यमान कह देते हैं। और इसी को हम कह देते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, और सर उसको क्या कहेंगे जो पीछे पढ़ के आए अपन, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में यहां जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है यहां, इस प्रोटॉन की ही संख्या जो है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। और इसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, और वही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की संख्या जो होती है वह एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ ली। और हम ये कह सकते हैं T प्लस एन इक्वल टू ए, क्योंकि हम जो परमाणु द्रव्यमान है या जो परमाणु भार है उससे हम ए से इंडिकेट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं। तो प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास। तो द, और अंग्रेजी में से समझे तो क्या कहेंगे, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P plus and neutrons inside the nucleus of an atom is called its atomic mass. It is denoted by A and written at the top of the symbol. Example for Cp power 40. परमाणु गणना आयन, ये भी अपन बहुत शॉर्ट में समझ लेंगे ताकि अपन डायरेक्ट जो चैप्टर का मेन पॉइंट उसे समझेंगे। और ये तत्व हैं, तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये नंबर्स हमें याद करने होते हैं कि भाई इनका भार कितना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। आयन्स होते हैं, इॉन्स जिन्हें कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनायन, एक होते हैं ऋण आयन। ठीक है, जिसे कैटायन और एनायन कहते हैं। और अब अपन डायरेक्ट आ जाएंगे आपकी किताब की विषय सूची पर, जहां पर आपकी विज्ञान की किताब की जो सिलेबस है, विषय सूची है, उसमें इस प्रकार में दिया है। सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, जैसे मेटल नॉन मेटल कहेंगे, कार्बन उसके होगी। इस प्रकार से आपकी पूरी यहाँ पे विषय सारणी दी है। अब सबसे पहला जो चैप्टर है, हम सबसे पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बेसिक जो भी दिया है बेटा आप सब खुद से भी पढ़ सकते हो, नहीं समझ सकते तो उसकी वीडियो हम अलग से डालेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कहें तो केमिकल रिएक्शन एंड
इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर का पहला नाम और यही हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या दिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहां तो सबसे पहला भाग है कि सर हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, किसे कहते हैं। तो देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम कह देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन अ न्यू फॉर्म, हम कहते हैं जब कोई दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बना दे उसे कह देंगे हम केमिकल रिएक्शन, कहें तो रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जिनमें तत्व या यौगिक होते हैं आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम के तार का जलना, दही का बनना, कोयले का दहन, ये सब उदाहरण हैं आपके केमिकल रिएक्शंस के, जहां कोई चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी, समझना A प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा AB। जब एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस जुड़ के न्यू प्रोडक्ट बनाए, कहें तो नया उत्पाद बनाए, नया पदार्थ बनाए, उसे हम क्या कह देते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और ये वाली बात भी ध्यान रखें, आप सबकी किताब में एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, क्या दिया है कि जैसे हमने कहा ए वाला भाग A प्लस बी, इधर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस में जो जरूरी चीजें हैं, इधर वाले भाग को हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और आगे वाला भाग जो बन गया, जो सर प्रोडक्ट बन गया उसे हम क्या कहेंगे, जो ए बी बन गया, जैसे A प्लस बी दोनों जुड़ गए बन गया ए बी, इधर वाले भाग को हम कहते हैं बेटा RHS, राइट हैंड साइड। और इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभिकारक, अभिकारक। और इधर वाले जो बन जाता है उसे कहते हैं उत्पाद, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और अभिकारक को हिंदी में कह दे, इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम कह देते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट। ये जरूरी है, केमिकल रिएक्शंस बैलेंस जब आप करेंगे तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और आपकी कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी में बहुत ही विस्तार से इन्हें दिया है। आरएचएस वाले भाग को जो बन गया है, जो A प्लस बी दोनों जुड़ के जो ए बी बना है ना बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्पाद। हमने पहले से लिखा है उत्पाद, और उत्पाद को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी कि जो बाएं साइड होता है, जो लेफ्ट साइड होता है, वो होता है अभिकारक, रिएक्टेंट, और जो दाईं साइड होता है, राइट हैंड साइड में, उसे कहते हैं उत्पाद। सर अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और जो दोनों जुड़ के मिलके जो नया पदार्थ बन जाता है उसे उत्पाद कहते हैं। और ये सारे अभिक्रिया में हम देखेंगे, है ना, अभी देखेंगे इसको अच्छे से। तो जब अभिकारक कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर कोई नया उत्पाद बना देते हैं तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे when two or more substance, यही से समझेंगे, when two or more substances react to form new substances, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, when two or more substances, दो या दो से अधिक
रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। हमने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक क्या होते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई क्या करते हैं, और ये बीच में जो लगा रहता है इसको उत्प्रेरक कहते हैं ना, ये बना आपका प्रोडक्ट। तो जब कोई दो या दो से अधिक माने टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, आपस में रिएक्ट करके जब कोई एक न्यू फॉर्म सब्सटेंस बनाते हैं उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं विथ एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज। इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये सब कहीं ना कहीं आपके केमिकल रिएक्शन के उदाहरण है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वाक्य के रूप में विवरण बहुत लंबा हो जाता है और इससे बचने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में सूत्रों और संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देख रहे हैं ना बेटा आप, इस वाले वाक्य का जो विवरण है वो बहुत लंबा हो गया है। देखो, जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह जो वाक्य का विवरण है ना वो सेंटेंस लॉन्ग फॉर्म में हो गया, वाक्य का जो विवरण है वो बहुत लंबा हो गया और इस लंबे वाक्य को ही हम शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ सूत्रों का और कुछ संकेतों की सहायता लेकर इन्हें हम संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं। तो देखो, हम मैग्नीशियम को, तो देखो मैग्नीशियम लिख दिया और ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन लिख दिया। ये सांकेतिक चिन्ह है कि हम मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं और इन दोनों का हो रहा है रिएक्शन, कहें तो ये दूसरे आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और बना 2Mg। ठीक है, a chemical equation is the symbolic representation of a reaction using symbols and formula of the substances involved to keep it in concise। जब कोई सेंटेंस जो लॉन्ग हो जाता है, a chemical equation कहें तो a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction using symbols and formula the substance involved to keep it concise। जब किसी केमिकल रिएक्शंस का जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, उसको शॉर्ट करने के लिए उस सेंटेंस को कुछ सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और वह सिंबल्स और फॉर्मूला के थ्रू हम उसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि वो रासायनिक अभिक्रिया सरल हो जाए, है ना। और आज के लिए इतनी ही क्लास रखेंगे। आने वाले टाइम में हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें आप सब बहुत जुड़ पाएँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है जिससे कि ज़्यादातर देखने वाले लोगों को परेशानी होती है। तो अगला पार्ट हम लेके आएंगे बहुत जल्द। आज हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझा, आने वाले टाइम में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को एक तरफ से समझेंगे और बहुत बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो कोशिश है कि आप सब जुड़े रहें और आप सबको अच्छा सा अच्छा हम मटेरियल और कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ। कानावर करियर इंस्टीट्यूट क्योंकि आज भिंड में स्थापित है, मध्य प्रदेश के जिला भिंड में। आप सब देश के कोने कोने से देख रहे होंगे, तो उम्मीद है कि आप सब जुड़ेंगे और आने वाले समय में हम आपको आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे और आपको आपके अनुसार कंटेंट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।